नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए हिना खान की भेजी हुई दिल को दहला देने वाली कहानी लेकर आ गया हूँ। आज की कहानी सुनकर दोस्तों आप सभी की रूह कांप जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आप पूरा एंड तक सुनिएगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं हिना खान, वह शादीशुदा हैं। उनकी उम्र 46 है और वह दिल्ली में द्वारका में रहती हैं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को कहानी हिना जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो दोस्तों हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। दोस्तों मेरा नाम हिना है और जैसा कि आप सभी को अनुराग जी ने बताया कि मैं दिल्ली में द्वारका में रहती हूँ। पर दोस्तों आज की जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ वह मेरे साथ ही बीती हुई है। दोस्तों आप सभी को इस घटना पर विश्वास नहीं होगा, पर कहते हैं ना दोस्तों, जिस पर बीतती है सिर्फ वही उसका दर्द समझ सकता है। मैं फ़िलहाल अभी भी द्वारका में ही रहती हूँ और यह घटना मेरे साथ तब घटित हुई जब मैं अपने पापा के साथ जामा मस्जिद इलाके में रहती थी। तो दोस्तों आप सभी ने जामा मस्जिद का नाम तो सुना ही होगा। वह दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा फेमस मस्जिद है। आज जो मैं आप सभी को कहानी बताने जा रही हूँ, यह बात तकरीबन 30 साल पुरानी है, जब मेरी उम्र लगभग 16 या 17 साल हुई होगी। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ जामा मस्जिद इलाके में ही रहती थी। दोस्तों जैसा कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है जामा मस्जिद पर, ख़ास तौर पर शुक्रवार को, जुम्मे वाले दिन। पर ऐसा दोस्तों पहले नहीं हुआ करता था। उस वक्त इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी जितना आज के टाइम पर होती है। एक दिन मैं अपने अब्बू की दुकान पर उनकी मदद करने के लिए गई हुई थी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे अब्बू की जामा मस्जिद में चिकन की शॉप थी और जिस दिन मैं अपने अब्बू की दुकान पर मदद करने के लिए गई हुई थी, क्योंकि उस दिन जुम्मा था, मेरा कोई भी बड़ा या छोटा भाई बहन नहीं है। मैं अपने घर में अकेली ही बेटी हूँ। यह जानकर आप सभी को बहुत ही हैरानी हो रही होगी और आप सभी यह भी सोच रहे होंगे कि ऊपर से मुस्लिम भी हूँ और 30 साल पहले, और वह भी सिर्फ एक बच्चा, कितनी हैरानी की बात है। पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, वैसे तो हम मुस्लिम हैं, पर मेरे अब्बू को बच्चा पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते थे। वह अपनी दुकान पर रात दिन काम करते थे और पैसा कमाते थे। उन्होंने शुरू से ही यह सब सोच रखा था कि वह सिर्फ अपनी दुकान पर ही ध्यान देंगे और सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करेंगे, और चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की, दूसरा बच्चा नहीं करेंगे और उसी की परवरिश अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मैं 26 साल की उम्र से ही जॉब कर रही हूँ। दोस्तों मेरे अब्बू ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया है और मेरे अब्बू का जामा मस्जिद में अब 400 गज का मकान है। यह तो थी मेरे परिवार की बात। आइए कहानी पर चलते हैं। जुम्मे से एक रात पहले ही मेरे अब्बू ने मेरे से कहा था, हिना तू कल सुबह नहा धोकर मेरी दुकान पर आ जाइयो, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो मेरी मदद करने के लिए सुबह जल्दी आ जाइयो। मैं भी बहुत दिनों बाद अपने पापा की दुकान पर जाने वाली थी, और वह भी बहुत ही ज़्यादा समय के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे अब कल अब्बू की दुकान पर जाना है और काम के बहाने मुझे अब थोड़ा घूमने को भी मिलेगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे अब्बू अम्मी मुझे ज़्यादा बाहर घूमने नहीं देते थे। मेरी सारी सहेलियों ने पूरा दिल्ली घूम लिया था, पर मैंने अभी तक जामा मस्जिद भी सही से नहीं घूमा था। मुझसे कल का इंतज़ार नहीं हो रहा था। पर जैसे तैसे सुबह हुई, मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी। मैंने देखा अब्बू मेरे से पहले ही दुकान पर चले गए थे।
मैं फटाफट नहाई और अच्छे से कपड़े पहनकर अपने अब्बू की दुकान पर निकल पड़ी। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं अपने अब्बू की दुकान पर पहुंच गई थी। मैंने देखा कि जामा मस्जिद में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैंने आज तक इतनी ज़्यादा लोग एक साथ नहीं देखे थे जितना उस दिन जामा मस्जिद पर भीड़ थी। मैं अपने अब्बू की दुकान पर गई। अब्बू ने कहा, हिना जल्दी जल्दी जो कल रात के बर्तन पड़े हैं तू जल्दी से उसे धोना शुरू कर दे, और हाँ, जल्दी से जितने भी टेबल कुर्सियाँ हैं उन पर भी कपड़ा मार कर सही से लगा दे। मेरे साथ वहाँ पर मदद करने के लिए 2 और अंकल थे और उन्हीं की पत्नी भी थी। वह सब भी मेरी मदद कर रहे थे और शायद वह मेरी मदद नहीं, मैं उनकी मदद कर रही थी, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा लोग हमारी दुकान पे आते थे। मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए और टेबल कुर्सी को भी सही से लगा दिया था। मैं वहीं अपने पापा के पास खड़ी हुई थी। मेरे पापा दुकान में सिर्फ काउंटर पर ही बैठा करते थे। मैं भी उन्हीं के साथ वहीं खड़ी थी और बाहर के नज़ारे ले रही थी। बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरे अब्बू ने बोला, अरे वाह, इतनी अच्छी महक कहाँ से आ रही है? मैंने अपने अब्बू से बोला, यह महक मेरे से ही आ रही है, जो कि मैंने आज इत्र लगाया है मम्मी वाला, जो आपने ही उनको ला कर दिया था। मेरे अब्बू बोले, बहुत बढ़िया। मेरे अब्बू ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, तुझे कुछ खाना है तो बोल। मैंने बोला हाँ। फ़ौरन मेरे अब्बू ने गले में से 50 रुपये निकाल कर मुझे दे दिए। बोले, जा बाहर जो मन हो तेरा खा ले और थोड़ा घूम फिर भी ले। कितने दिनों से तू कहीं घूमने भी नहीं गई। आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं। मेरे अब्बू मेरी खुशी के लिए कितना सोचते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, बेशक हमारी चिकन की शॉप है, पर हमारे घर में कोई भी अपनी ही दुकान से कुछ भी नहीं खाता। पर ऐसा क्यों होता है मुझे भी नहीं पता, बस मेरे अम्मी अब्बू मना करते हैं। तभी मैं फ़ौरन अपनी दुकान से बाहर की ओर निकली। पहले तो मैं ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कितने दिनों से घर में कैद थी और आज इतने दिनों बाद खुली हवा में आई हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रही थी। मेरा खाने से ज़्यादा घूमने का मन कर रहा था। मैं इधर से उधर घूम रही थी और हर दुकान पर जाकर देख रही थी कि लोग क्या क्या बेच रहे हैं। मैं एक कॉस्मेटिक की शॉप पर जाकर सामान देखने लगी, पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं दाएं बाएं देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं फ़ौरन उस कॉस्मेटिक की दुकान से बाहर निकली और एक कबाब की शॉप पर गई। वहां जाकर मैंने उनसे कबाब के लिए बोला और फिर मैं कबाब के बनने का इंतज़ार करने लगी। तभी मैं पीछे देखती हूँ कि एक 21-22 साल का लड़का मेरी ही तरफ घूरे जा रहा था। मैं उसकी तरफ देख रही थी और वह भी मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने फ़ौरन अपनी नज़रें हटा ली और उस दुकान के अंकल ने मुझे कबाब दे दिए और मैं खाने लगी। मैंने फिर से खाते खाते उस लड़के की तरफ देखा कि वह लड़का अभी भी मुझे घूरे जा रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी कि आखिर यह लड़का मुझे क्यों इतना घूर रहा है। आज के मुकाबले उस वक्त इतनी दुकानें नहीं हुआ करती थी जामा मस्जिद पर। मैं फ़ौरन वहाँ से कबाब खाकर निकल गई और मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि वह लड़का मेरे पीछे ही आ रहा था। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा गोरा चिट्टा और एकदम मजबूत किस्म का लड़का था। वह दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मैं भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। शायद उसे मेरी सुंदरता भा गई होगी, इसलिए वह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। यह मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा हो। मैं मन ही मन खुश होए जा रही थी। ऐसी ही एक बात मेरी ही सहेली ने मुझे बताया था कि उसके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। मेरी सहेली के पीछे भी कोई लड़का पड़ा हुआ था और 2-3 दिन में मेरी सहेली और उस लड़के ने बात कर ली और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। मैं भी उसी प्रकार का कुछ सोच रही थी कि शायद यह भी मेरे पीछे इसलिए ही आ रहा होगा, शायद इसे मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी भी मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा था। मुझे ना जाने किस प्रकार की खुशी हो जा रही थी। मैं जहाँ भी जा रही थी और वह लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा था।
मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। वह लड़का मुझे देखकर हंसा और मैं भी उसे देखकर हंस गई। वह लड़का अब मेरे बगल से बहुत तेज़ी से निकला और मेरे करीब आते ही उसने यह बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, मस्जिद के पीछे आओ। और वह इतना कहते ही मेरे बगल से छत से निकलकर मस्जिद के पीछे जाने लगा। पर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक बेचैनी हो रही थी उस लड़के से मिलने के लिए। मैं भी फ़ौरन दौड़ी दौड़ी जामा मस्जिद के पीछे जाने लगी। मैं जामा मस्जिद के जस्ट पीछे पहुंच चुकी थी। मैं देखती हूँ कि वह लड़का वहाँ पर नहीं था। मैंने देखा कि वह लड़का जामा मस्जिद के बहुत ही पीछे वाले हिस्से में चला गया था, जहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल था। वह मेरे तरफ देखकर हाथ से इशारा कर रहा था। वह मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं थोड़ी देर रुकी और उसकी तरफ देखने लगी और मुझे ना जाने कैसी बार बार बेचैनी सी हो रही थी। मैं फ़ौरन उसके पास चली गई। वह लड़का जंगल के अंदर चलता चला जा रहा था। मैं भी उसके जस्ट बगल में आ चुकी थी और उसी के साथ साथ चल रही थी। हम दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। वह मेरे से धीरे से बोला, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। मैंने आपको उस चिकन की शॉप पर देखा जहाँ पर आप उस काउंटर के साइड में खड़ी थी। फिर मैंने बोला कि वह मेरे अब्बू की दुकान है। फिर उस लड़के ने बोला, मेरा नाम अनस है, आपका नाम क्या है? उसने मेरे से पूछा। मैंने भी अपना नाम बता दिया, मेरा नाम हिना है। हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे थे उस जंगल की तरफ। मैंने उससे पूछा, हम कुछ ज़्यादा ही दूर चले आए हैं, आओ वापस चलते हैं। उसने मेरे से बोला कि मेरे दोस्त इन्हीं जंगलों के पास में हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर हम वापस जामा मस्जिद की तरफ चलते हैं। अनस मुझे जंगल की काफ़ी अंदर तक ले आया था। दिन होने के बावजूद भी जंगल में काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा था। मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था। मैं और अनस साथ ही चल रहे थे। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। एकदम से तो मेरे पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। क्या हो गया है? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने उसे मना कर दिया, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह मेरे से अब बहुत ही सट कर चल रहा था। मुझे अनस से काफ़ी अच्छी और मदहोश कर देने वाली सुगंध आ रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी अचानक अनस रुक जाता है। मैं उससे बोलती हूँ, क्या हुआ अनस, तुम रुक क्यों गए? वह बोला कि आओ थोड़ा पेड़ के पास रुक जाते हैं, मुझे थकान सी महसूस हो रही है। मैं उससे पूछती हूँ कि अभी कितना दूर है तुम्हारे दोस्त? अनस बोला, बस थोड़ी ही दूर, अब और चलना है, फिर हम वापस जामा मस्जिद की तरफ चलते हैं। मैं पेड़ से टेक लेकर खड़ी हो गई। अनस भी उसी पेड़ से दूसरी तरफ टेक लेकर खड़ा था और कोई धुन गुनगुना रहा था। मुझे उसकी धुन अच्छी लग रही थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा गाना है जो तुम गुनगुना रहे हो? उसने मुझे बताया नहीं और फ़ौरन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, हिना तुम कितनी सुंदर हो और बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है हिना। मुझे तुम्हारी यह शरीर से आती हुई इत्र की खुशबू भा गई है। मैं तुम्हारा पीछा तब से कर रहा था जब तुम रास्ते में जामा मस्जिद की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तुम बिल्कुल मेरे जस्ट बगल से गुजरी, तुमने मुझे देखा तक नहीं। मैं बोली, अच्छा। मैंने भी अनस से बोल दिया, तुम भी बहुत सुंदर हो अनस, तुम भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो। तभी अनस मेरी तरफ और करीब आ जाता है और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ऐसा मैंने कुछ भी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। मैं बिल्कुल देखती रह गई और अनस मेरे करीब आकर मेरे होठों को चूम लेता है और फ़ौरन ही मेरे आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। फिर जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मैं अपने ही घर में बेड पर लेटी हुई हूँ और मैं ढंग से उठ भी नहीं पा रही। मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो मेरे अब्बू बोलते हैं, मत उठो बेटा, लेटी रहो। और मैं देखती हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू ऊपर वाले को मेरे लिए धन्यवाद कर रहे थे कि मेरी आँख खुल गई। मैं अम्मी से बार बार पूछे जा रही थी, अम्मी आप क्यों रो रही हो ऐसे? मेरे अब्बू बोले,
कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तुझे कुछ हो गया था और तू अब सही हो गई है, इसलिए तेरी मम्मी बहुत खुश है, इसलिए वह खुशी के आंसू रो रही हैं। मैं देखती हूँ कि मैं चादर ओढ़ कर लेटी हुई हूँ। मैंने अब्बू से बोला कि इतनी गर्मी में आप सभी ने मुझे चादर क्यों उड़ा रखी है। मैंने फ़ौरन ही चादर अपने ऊपर से हटाई और मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ पैर और कमर और मेरे सीने पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। मैं यह सब देखकर दंग रह गई। आखिर यह सब हुआ क्या मेरे साथ। फिर तभी मुझे कुछ याद आया। अरे मैं तो उस दिन अनस के साथ थी। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैंने अब्बू से बोला, अब्बू उस दिन क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जिस दिन मैं जामा मस्जिद आई थी उस दिन मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर मेरे अब्बू मेरे से पूछते हैं कि हिना बेटा, तू उस दिन जब जामा मस्जिद आई थी तो तू जब मेरे से पैसे लेकर कुछ खाने के लिए गई थी तो तू वापस क्यों नहीं आई। और हाँ, एक बात और, तुम उस दिन जामा मस्जिद के पीछे जो जंगल है वहाँ क्या करने गई थी। मैं अब्बू के मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गई। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। आखिर ऐसा हुआ क्या है मेरे साथ। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बार बार अनस का ख्याल आ रहा था कि कहीं ना कहीं उसने ही तो कुछ मेरे साथ तो नहीं किया। तभी मेरे अब्बू बोले, तू 10 दिन से बेहोश पड़ी हुई है और तू तो हमें 2 दिन बाद मिली। तू 2 दिन से लापता थी। इतनी खोजबीन करने के बाद तू हमें मस्जिद के पीछे जंगल में बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में मिली। तेरे पूरे शरीर पर नोचे जाने का निशान था और तेरे कपड़े भी फटे हुए थे। पूरे शरीर पर नाखून के निशान थे। हर जगह से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतान का या फिर किसी जानवर का था। हम फ़ौरन तुझे लेकर हॉस्पिटल गए। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि तेरे घाव बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं, यह किसी इंसान का काम नहीं है। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद मेरे अब्बू चुप हो गए और उन्होंने फिर कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने अम्मी से पूछना चाहा। जब अब्बू साथ में नहीं थे, मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि हमने तेरा हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट करवाया था कि जिससे पता चल जाए कि तेरे साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया। पर मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया गया है। पर हम सब अचंभित थे और डॉक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर यह सब किया किसने। पुलिस भी आई हुई थी। पुलिस भी तेरे यह सब चोट देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गए। यह किसी मामूली इंसान का काम नहीं लग रहा था। पर मैं मन ही मन सोचे जा रही थी, मैं तो उस दिन अनस के साथ थी। क्या यह सब मेरे साथ अनस ने ही किया था। पर अम्मी अब्बू के हिसाब से तो लग रहा है कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। तो अनस कौन था। मैंने यह अनस वाली बात, अनस के साथ मिलना और उसके साथ जामा मस्जिद के पीछे जंगल में जाने वाली बात सारी अपनी अम्मी को बता दी। मेरी अम्मी बोली, अच्छा अब मैं समझी, मौलवी जी ने जो कुछ भी बताया यानी कि वह सब कुछ सच था। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, क्या बताया मौलवी जी ने। और मौलवी जी के पास मतलब आप सभी मौलवी जी के पास भी गए थे, पर क्यों। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि जिस दिन तू हमें 2 दिन बाद उस जंगल में मिली तो काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि डॉक्टर के साथ साथ तुझे किसी मौलवी को भी दिखा लाएं, क्योंकि शायद हो ना हो यह काम किसी इंसान का ना होकर किसी जिन या जिन्नात का भी हो सकता है। क्योंकि इस इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और यहाँ मस्जिद होने के बावजूद जिन जिन्नात यहाँ घूमा करते हैं और लोगों को परेशान किया करते हैं। पर हम फ़ौरन ही तुझे लेकर हॉस्पिटल गए। हमने तेरी पट्टी वगैरह करवाई और फिर डॉक्टर ने कहा कि तुझे होश नहीं आ रहा था। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, पर तेरी सांसें चल रही थी और तू बार बार बीच बीच में कुछ बड़बड़ाती रहती थी। और फिर जब रात होती तो तू हॉस्पिटल में ही अचानक बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती और तेरी आंखें बंद ही रहती। तू हमको देख नहीं पाती थी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाती थी। तू बस अचानक ही रात के 12 बजे के बाद चिल्लाने लगती थी। 4-5 दिन हो गए थे तुझे हॉस्पिटल में रखे हुए। डॉक्टर भी कह रहे थे कि शायद यह कोमा में जा चुकी है। तेरे अब्बू और मैं यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर जामा मस्जिद के पास ही किसी ने तेरे अब्बू से बोला कि अपनी लड़की को किसी मौलवी को दिखा लो, शायद वह कोई उपाय बता सकें।
तो हमने उसके अगले दिन ही तुझे डॉक्टर से बात करके तुझे हम घर ले आए, और जिस दिन हम तुझे घर लाए उसी ही दिन हम तुझे मौलवी जी के पास ले गए। मौलवी जी तुझे देखकर ही समझ चुके थे कि तेरे ऊपर किसी जिन या जिन्नात का साया है। उन्होंने जब हमें यह बात बताई तो हम डर गए। मौलवी जी ने बताया कि इसके ऊपर एक ऐसा जिन है जिसे स्त्री का शरीर पसंद है। उसके शरीर की खुशबू से लेकर गंध तक हर एक चीज़ पसंद होती है। पर मौलवी जी ने बोला कि आप चिंता ना करें, मैंने ऐसे जिन काफ़ी भगाए हैं और बहुत ही जिनों को अपने घर में ही कैद कर कर गुलाम बनाकर रखा हुआ हूँ। मौलवी जी ने मेरे अब्बू अम्मी से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाएं और मुझे और हिना को यहीं रहने दें। उन्होंने उस कमरे को अंदर से बंद कर लिया, जिस कमरे में मैं और सिर्फ मौलवी जी ही थे। मेरी अम्मी बता रही थी कि उस कमरे में से बहुत ही ज़्यादा तेरे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तू बार बार अपना ही नाम लिए जा रही थी और बोल रही थी कि मैं हिना को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हिना का शरीर नहीं छोड़ूंगा। फिर तभी शायद मौलवी जी ने कुछ किया। तभी एकदम से बहुत तेज़ मर्दाना चीख सुनाई दी और एकदम से पूरे कमरे में शांति छा गई। फिर तभी मौलवी जी ने कमरा खोला और मेरी अम्मी अब्बू से बोला कि अब आपकी लड़की बिल्कुल सही है, मैंने उस जिन को कैद कर लिया है। पर उस दिन से आज तुझे होश आया है पहली बार, और ऊपर वाले की मेहरबानी से तुझे होश आ भी गया और तू ठीक भी हो गई। बस यह जो तेरे शरीर के घाव हैं यह जल्द से जल्द भर जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। मुझे पता है आप सभी को यकीन नहीं हो रहा होगा, पर दोस्तों कहते हैं ना, जिस पर बीती है सिर्फ वही उसका दर्द समझ सकता है। अगर दोस्तों आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और हाँ दोस्तों, मेरे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो दोस्तों